जिस साल 2009 में मेरा दाखिला हुआ, उसी साल उमर खालिद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से वहां पहुंचे, मैं जामिया से वहां पहुंचा, और हम लोग साथ क्लास करते थे और बड़ा मजा आता था। वो भी सवाल पूछते थे, मैं भी पूछता था। तो उमर के बारे में मैं कह सकता हूं पूरे ईमान के और सच्चाई के साथ कह सकता हूं कि वो जो लड़का था, वो जो इंसान था, वो उसको समाजी मामलों में सरोकार था। जो लोग समाज को जो तोड़ने वाले लोग हैं ना, जो शैतान है ना, वो उनको पता चल जाते कि कुछ अच्छे लोग मतलब आ गए हैं, तो उनको अच्छे लोगों को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने की बड़ी साजिशें होती हैं। तो जेएनयू में 2016 में साजिश की गई कि बच्चे ने देश को तोड़ने का नारा लगाया, ये किया वो किया। मेरे भाई, आप लोग को कभी भी नफरती मीडिया के इस प्रोपेगेंडे में मत जाइएगा। तो इसीलिए ये जेएनयू को बदनाम किया गया, उमर खालिद को बदनाम किया गया, और इसके पीछे मेन मकसद क्या था कि जेएनयू के इदारे पे कब्जा करना था भगवा ताकतों को। उमर खालिद की नहीं है, शर्जील इमाम जेल में है, मीरान हैदर जेल में है, कितने सारे दलित एक्टिविस्ट हैं जेल में। अरे कोई पत्रकार आदिवासियों की दर्द की कहानी लिख देता है, वो भी जेल में है। कोई पत्रकार हाथरस में चला जा रहा है, वो भी जेल में है। अरे हालात तो ऐसे हो गए हैं कि अगर आप नेताओं को, वजीर आजम को अगर आप तनकीद करें तो आप भी जेल में चले जाएंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज का प्रोग्राम बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि एंटी सीएए जो प्रोटेस्ट हुआ था वो, और उसके बाद दिल्ली दंगे, उसमें आरोपी बनाया गया उमर खालिद को। उमर खालिद वो शख्सियत है जो आपको याद होगा कि जेएनयू का जो वो मूवमेंट चला था, जिसमें कन्हैया कुमार और बहुत से लोग थे, उनमें का एक जाना माना पहचाना चेहरा, उनको जेल में गए हुए 1000 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। 13 सितंबर 2020 में उनको गिरफ्तार किया गया था, और बहुत ही अजीब सूरत हाल होती है जेल में जब बिल्कुल गैर यकीनी इंसान वहां पर रहता है। बेल की दरखास्तें लगती रहें और वो रिजेक्ट होती रहें। कैद के अंदर क्या कुछ इंसान की फीलिंग होती है, एहसास होता है, वो शायद बाहर रहने वाले लोग या जो कभी जेल नहीं गए, मैं कहता हूं कभी कोई ना जाए, लेकिन जो जेल जाता है वो इसको महसूस कर सकता है। अब इस वक्त पूरे देश में ऐसे प्रोटेस्ट के प्रोग्राम, कुछ सिंपोजियम, कुछ सेमिनार, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जिसमें उमर खालिद के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए, उन्हें रिहा कराने के लिए अपीलें की जा रही हैं। अभी हाल ही में 9 जून को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें रवीश कुमार और कई और जाने माने चेहरे थे, और उमर खालिद के फादर SQR इलियास भी मौजूद थे। आपको उनका चेहरा नजर आएगा, समझ में आ जाएगा कि एक शख्स जिसका बेटा जेल में है, 3 साल से ज्यादा हो गए, वो बहुत ही, एक तरह से अंदर से तो हर आदमी इंसान होता है, उन तकलीफों से गुजरता है, वो महसूस करता है हर रात में वो कैसे सोते होंगे, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, वो हम आप महसूस नहीं कर सकते। ऐसी हालत से वो गुजर रहे हैं। आज मैंने ये प्रोग्राम जो किया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं उनके साथी स्टूडेंट के तौर पर जेएनयू में 9 साल साथ में रहने वाले अभय कुमार जी। वो अभय कुमार जी हमारे साथ अब से पहले कई और प्रोग्राम्स कर चुके हैं, बहुत ही सुलझे हुए। उनका एक कॉलम आता है उर्दू के अखबार इनकलाब में, बहुत ही पाबंदी से लिखते हैं, बहुत ही संजीदगी से लिखते हैं। इस बार उन्होंने उमर खालिद के 1000 दिन जेल में पूरा होने पर लिखे हैं, और उसमें बहुत सी हकीकतें हैं। उनसे हम आज बात कर रहे हैं इसलिए भी कि ये सिर्फ उमर खालिद का मामला नहीं है, ये हर उस इंसान का मामला है जो आजादी से सोच रखना चाहता है,
आजादी से मुल्क में संविधान के तहत रहना चाहता है, और अगर सरकार की कहीं कोई खराबी गलती हो उस पर बात करना चाहता है। और हर डेमोक्रेसी में हर शहरी को इसका हक होता है, जिस हक पर इस वक्त बहुत रुकावटें डाली जा रही हैं। मैं बहुत ज्यादा वक्त ना लेकर के मैं चलता हूं सीधे डॉक्टर अभय कुमार साहब की तरफ। उन्होंने पीएचडी की है उनके साथ हिस्ट्री डिपार्टमेंट जेएनयू में, और अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। माइनॉरिटी राइट्स और सोशल जस्टिस के मामलात में बहुत ही आगे आगे रहते हैं, अपनी बात रखते हैं, और बहुत सी मुश्किलात, जाती मुश्किलात के बावजूद मुल्क के, कौम के, सबके बारे में अच्छी राय के साथ आगे बढ़ते रहना बहुत मुश्किल और सख्त काम होता है। अभय कुमार जी वो काम कर रहे हैं। अभय कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि आपका दोस्त, आपका साथी, आपके साथ पढ़ा हुआ उमर खालिद 1000 दिन से ज्यादा जेल में हो गए। अब आपको कैसा लग रहा है? क्या कुछ है देश में? आजादी, डेमोक्रेसी के कुछ मानी रह गए हैं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब, आपका भी और तमाम हमारे जो दोस्त हैं जो बड़ी पाबंदी के साथ आपके इस चैनल पे जुड़े रहते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम को देखते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, सलाम, नमस्ते जी। बहुत दुख की बात है, मैं क्या बताऊं, अल्फाज नहीं है। और इंसान बड़ा बेबस समझ रहा है कि कोई इंसाफ के लिए आगे नहीं आ रहा है। जो अवामी इदारे थे, अदलिया, जुडिशियरी, जो सिविल सोसाइटी, जो मीडिया, जो उसका रोल होना चाहिए था, वो रोल नहीं दिख रहा है। बड़ी मायूसी हो रही है। और उमर खालिद जो हैं 1000 दिन से वो जेल में बंद हैं, और इसके ऊपर मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसको इस पे बात करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं, बिल्कुल भी एक प्रोग्राम भी वो नहीं दिखा रहे हैं। और जो आपने कहा कि दिल्ली में वाक़ई प्रेस क्लब में जब 9 तारीख को, आज से 4 रोज पहले, जब वहां पे एक प्रोग्राम हुआ, कुछ लोग वहां पे आए, जाने माने पत्रकार रवीश जी आए, मनोज झा जी आए, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं। तो वहां पे जो लोग पहुंचे हुए थे सैकड़ों की तादाद में, वो छोटे मोटे यूट्यूबर, आजाद पत्रकार, जो जमीर की आवाज से पत्रकारिता करते हैं, वही लोग बैठे हुए थे। जो सेठों के जरिए जो चलाया जा रहा जो मीडिया घराना है, जो गोदी मीडिया है, जो चापलूस मीडिया है, जो नफरती मीडिया है, जो रेंगने वाला मीडिया है, जो दंगा फैलाने वाला मीडिया है, जो लोगों को बांटने वाला मीडिया है, वो कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर एक झूठ फैला दी जाए कि अरे उमर खालिद तो बड़ा खतरनाक है, ये उसकी चिट्ठी निकल गई, तो ये हकीकत का खुलासा हो गया, कुछ भी आप अफवाह फैला दीजिए, तो देखिए कि सवेरे से शाम तक कई कई दिनों तक डिबेट होंगे कि उमर खालिद ये था, उमर खालिद वैसा था। तो आप देखिए कि एक बड़ी साजिश के तहत उमर खालिद को 2016 या उससे पहले से उसको टारगेट किया गया, और उसके ऊपर एक से एक मुसीबतें आई हैं। और आज ऐसी मुसीबत आई है कि मैं क्या बताऊं कि कोई भी नौजवान जब पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद कामयाबी के साथ जब बाहर निकलता है, उसके माँ बाप, उसके दोस्त, मुल्क, सब यही सोचता है कि ये इंसान जो है, ये इल्म की जो रोशनी है जो उसने अपने अंदर जो जलाई है, ये पूरे मुल्क में घूम घूम के लोगों के अंदर में बेदारी पैदा करेगा, एक अच्छा समाज पैदा करने के लिए लोगों को ये बेदार करेगा, ये जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बोलेगा, जैसा कि उमर करते आ रहे थे। और उमर के अंदर में पोटेंशियल थी, और बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल थी। अभी वक्त के साथ साथ उसको अभी परवान चढ़ना था। अभी उसके कुछ कहते हैं ना, कुछ मुस्बत असरात जो थे वो दिख रहे थे। अभी सवेरा हुआ नहीं था, वो सवेरा आने वाला दिख रहा था। लेकिन एक साजिश के तहत उस इंसान को जेल में डाल दिया गया, और पूरी कोशिश की गई है कि सूरज ना निकले। जो जालिम लोग हैं, जो अंधेरे में अपना कारोबार करते हैं, उनको इस बात का डर था कि अब अंधेरा छटने लगा है,
थोड़ी सी रोशनी दिखने लगी है, अब सूरज उग ना जाए, उनका कारोबार बंद ना हो जाए, इसलिए उमर खालिद को पहले ही उसके ऊपर बहुत तरह की साजिशें की गई, जेल में डाल दिया गया। अब बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे जो भाई हैं, वो मीडिया को देखते हैं, मेन स्ट्रीम को मीडिया को देखते हैं, तो कई सारे सवालात उनके अंदर में आते हैं और वो पूछ सकते हैं कि अरे कासिम साहब, आप लोग तो उमर खालिद के बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं, हम भी उमर खालिद के दुश्मन नहीं है, लेकिन आप बताइए क्या उन्होंने मुल्क मुखालिफ नारे नहीं लगाए थे? क्या उन्होंने मुल्क के खिलाफ काम नहीं किया था? क्या उन्होंने बगावत वाली बातें नहीं कही थी? क्या उन्होंने नफरती जो तकरीरें नहीं की थी, इश्तियालंगेजी से काम नहीं लिया था, एक धर्म विशेष के खिलाफ कुछ नहीं बोला था? क्या उसने दंगों में उसका हाथ नहीं था? ये बातें एक बहुत बड़ा तबका जो हिंदुस्तान का है, जिसके दिमाग को आलूदा कर दिया गया है। रोज रोज आप बताइए, रोज रोज अगर आप नफरती चीज को फैलाएंगे और सही चीज अगर मेरे पास नहीं आएगी तो मैं भी कल वही बोलूंगा, क्योंकि कोई भी इंसान माँ की कोख से जो है वो तासुब लेके पैदा नहीं होता। तासुब हम उसके दिमाग में भर देते हैं गलत चीजों को फैला फैला के। तो मैं सबसे पहले बात ये कहना चाहूंगा कि उमर खालिद को मैं कोई एक दिन से नहीं जानता हूं, उमर खालिद को मैं कोई 2 दिन से नहीं जानता हूं। जो पत्रकार उमर खालिद के बारे में लिखते हैं, उसका भूत खड़ा करते हैं, वो हो सकता है उमर खालिद से मिले भी ना हो। मैंने अपनी जिंदगी के 9 साल जेएनयू में गुजारे हैं और उसी वक्त जिस साल 2009 में मेरा दाखिला हुआ, उसी साल उमर खालिद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से वहां पहुंचे, मैं जामिया से वहां पहुंचा और हम लोग साथ क्लास करते थे और बड़ा मजा आता था। वो भी सवाल पूछते थे, मैं भी सवाल पूछता था। हम लोग क्लास के बीच में इंटरवल होता था तो हम समोसा खाने जाते थे, चाय पीते थे, बहस भी होती थी और कभी कभी मजाक भी करते थे, अरे आपने सवाल आज क्यों नहीं पूछा। तो उमर के बारे में मैं कह सकता हूं पूरे ईमान के और सच्चाई के साथ कह सकता हूं कि वो जो लड़का था, वो जो इंसान था, वो उसको समाजी मामलों में सरोकार था, वो एक्टिविस्ट था, वो उसको स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बड़ी उसकी दिलचस्पी थी, लेकिन उसने कभी पढ़ाई को कभी उसने उसको ताक पे नहीं रखा। आजकल लोग घूम घूम के कहते हैं कि अरे जेएनयू के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अरे जेएनयू के बच्चे इतना पढ़ते हैं कि उमर खालिद जब जेल में अभी हैं, कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़े हिंदुस्तान के मौरिख जिनका पूरी दुनिया में नाम है, उनका नाम है रानाजीत गुहा, जो कि एक नई हिस्ट्री राइटिंग का उन्होंने सिलसिला शुरू किया, उसको हम कहते हैं सबल्टन हिस्ट्री। उसके वो बानी थे। उनका इंतकाल 90 साल से ज्यादा में, शायद 95 या 96 या 97 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया अभी कुछ दिन पहले, मतलब मई के महीने की बात है। उमर खालिद ने जेल से टेलीग्राफ जैसे बड़े अखबार में मजमून लिखा और शायद वो मई में 14 मई को छपा वो मजमून, और उसमें उसने खराज अकीदत पेश किया रानाजीत गुहा को। और उसने ये नहीं कहा कि रानाजीत गुहा जो है बहुत ही अच्छे हैं और रानाजीत गुहा को मैं सिर्फ खराज अकीदत पेश करता हूं। उसने बताया कि क्यों रानाजीत गुहा जो हैं, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी बातें बहुत ही अहम है। और उसने अपनी टेलीग्राफ के आर्टिकल में एक बात कही कि रानाजीत गुहा का कहना यह है कि जब हम हुक्मरानों की बातों को सुने तो हमें उसको लफ्जी माने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उस माने को उलट के या माने की गहराई में जाकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अगर कोई कहे कि मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि मजदूर जो हैं अपना हक मांग रहे हैं, इसीलिए उनको बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है कि मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। अगर कहा जाता है कि मुसलमान जो हैं वो शिद्दत पसंद हो गए हैं, मुसलमान जो है कट्टर हो गए हैं, तो इसका उल्टा मीनिंग आपको समझना चाहिए कि मुसलमान आज बेदार हो गया है, अपनी हक की बात करता है, उसकी हक मारी करने के लिए उसको बदनाम किया जाता है। तो ये रानाजीत गुहा जो है वो बता रहे हैं कि हमें हाकिमों की बातों को, उनकी लेखनी को, उनकी तहरीरों को सीधे तौर पर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उनका जो तासुब है उसको समझना चाहिए। और ये बात कितनी गहरी बात उमर खालिद जो कि क्लास में सीखी, अपने उस्तादों से किताबों में पढ़ी, वो इंसान इतने साल गुजर जाने के बाद जब वो उसको ये बात मालूम हुआ कि रानाजीत गुहा मर गए, उसने टेलीग्राफ में लिखा। मैं पूछना चाहता हूं
कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भगवा झंडा पकड़ पकड़ के जो लोग नौकरी पा रहे हैं और सारे कायदे कानून को ताक में डाल के उनको नौकरी दी जा रही है क्योंकि वो चापलूसी करते हैं, उनसे अगर पूछ दिया जाए कि रणजीत गुहा कौन है तो उनको पता ही नहीं है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो जेल में है और वो एक दुनिया आलमी शोहरत याफ्ता एक नया रास्ता दिखाने वाला जो मौरिख है, उसकी तहरीरों की क्या खूबियां हैं उसको बयान करने की ताकत रखता है, तो वो क्या आप समझ रहे हैं, आप उसको हल्के में ले रहे हैं उसको। तो ये बात पता चल जाती है, जो लोग समाज को जो तोड़ने वाले लोग हैं ना, जो शैतान है ना, वो उनको पता चल जाती है कि कुछ अच्छे लोग मतलब आ गए हैं, तो उनको अच्छे लोगों को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने की बड़ी साजिशें होती हैं। तो जेएनयू में 2016 में साजिश की गई कि बच्चे ने देश को तोड़ने का नारा लगाया, ये किया वो किया। मेरे भाई, आप लोग को कभी भी नफरती मीडिया के इस प्रोपेगेंडे में मत जाइएगा। जेएनयू को बदनाम करने के पीछे साजिश ये थी कि जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में वाक़ थी, वहां के तलबा, वहां के जो स्टूडेंट थे, जो वहां के टीचर थे, वहां की गालिब अक्सरियत सेकुलर सोच में यकीन रखती थी। ये बातें भगवा ताकतों को, फिरका परस्तों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने साजिश रची कि किसी तरह से इसको बदनाम किया जाए, देशद्रोही साबित किया जाए, और इसको देशद्रोही साबित करने के लिए अगर एक उमर खालिद, जिसका नाम अरबी में है, उमर जो है वो अरबी नाम है, अगर इसका इस्तेमाल अगर हम कर देते हैं, इसका नाम मुसलमान टाइप का है, अगर इसको हम विलन बना देते हैं तो मेरा गेम हिट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जेएनयू को बदनाम किया गया, उमर खालिद को बदनाम किया गया, और इसके पीछे मेन मकसद क्या था कि जेएनयू के इदारे पे कब्जा करना था भगवा ताकतों को। उनको क्या था, लाश को वैसे ही रखेंगे, उसमें रूह जो है, जो कहिए जो अच्छा रूह जो है, उसकी जगह पे वो शैतानों का रूह फूंकना चाहते थे। तो जेएनयू के स्पिरिट को खत्म कर देना है और जेएनयू के अंदर में फिरका परस्त स्पिरिट को डाल देना है और वहां पे कब्जा कर लेना। और एक बात और याद रखिए, ताकतवर लोग कुछ बनाते नहीं हैं, हड़पते हैं, हड़पते हैं, इसलिए उनको बदनाम किया गया। आज नौकरी पाने के लिए जेएनयू का कहीं बच्चा जाता है तो उसको बुरी बुरी बातें कही जाती है इंटरव्यू के दौरान में। आज जेएनयू से पढ़ने वाला जो सेकुलर सोच का बच्चा है, या इस देश का गरीब जो है, दलित है, जो पिछड़ा है, जो मुसलमान है, सबको एक ही तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो उमर खालिद जेल में है, बात सिर्फ उमर खालिद की नहीं है, शर्जील इमाम जेल में है, मीरान हैदर जेल में है, कितने सारे दलित एक्टिविस्ट हैं जेल में। अरे कोई पत्रकार आदिवासियों की दर्द की कहानी लिख देता है, वो भी जेल में है। कोई पत्रकार हाथरस में चला जा रहा है, वो भी जेल में है। अरे हालात तो ऐसे हो गए हैं कि अगर आप नेताओं को, वजीर आजम को अगर आप तनकीद करें तो आप भी जेल में चले जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया कि एक मंत्री जी हैं, उनको कोई पत्रकार सवाल अमेठी में कर दिया तो मंत्री जी कह रही हैं कि हम तुम्हारे अखबार के मालिक से तुम्हारी शिकायत करेंगे। देखिए, ट्विटर का जो सीईओ है, उसने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान हुकूमत ने धमकी दी थी कि अगर आप मेरे मुताबिक ट्विटर को नहीं चलाएंगे तो आपके दफ्तर पे हम धावा बोल देंगे, आपका कारोबार खराब कर देंगे और आपके एम्प्लॉय जो हैं उनके ऊपर हमला कर देंगे। तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि जब जेएनयू को, रणजीत गुहा की बात याद रखिए, उमर खालिद की बात याद रखिए, जब जेएनयू को देशद्रोही कहा जा रहा है, जब उमर खालिद को देशद्रोही कहा जा रहा है, जब किसी दलित एक्टिविस्ट को देशद्रोही कहा जा रहा है, जब आदिवासियों को देशद्रोही और नक्सली कहा जा रहा है, तो समझिए कि वो लोग अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हैं, तो उनको बदनाम किया जा रहा है। जी 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 जी, ये देखिए, ये बहुत ही अहम बात है। मैं जरा आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं और आपसे भी, ये बहुत ही, देखिए जिस तरह से आपने रणजीत गुहा जी का वो नजरिया बताया, वो मेरे लिए भी बहरहाल आंखें खोलने वाला है। मैंने भी इसमें कुछ सीखने की बात समझी है कि सरकार के बयान को किस तरह से समझना चाहिए। ये वाकई एक हुनर की बात है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर कुछ हो रहा है, सरकार बता रही, तो उसके रीजन की तरफ जाएं, और वो रीजन आपने बताया कि यहाँ
दो चीजें बिल्कुल फिट बैठ रही थी सरकार के लिए, एजेंसियों और पुलिस के लिए, कि ये उमर खालिद एक मुसलमान नाम भी है और जेएनयू का भी है, इसलिए मुसलमानों को भी और जेएनयू को भी टारगेट किया जा सकता है। वो जगह जहां उनकी नजर में वो कम्युनिस्ट रहते हैं, वहां पर पढ़ाई नहीं होती और वहां पर बच्चे जो हैं शायद बदकिरदार हैं, इस हद तक भी कह देते हैं। मतलब जबान के आगे तो मैदान है ना, कुछ भी कह दें। अब मैं ये जानना चाहता हूं, आपका राब्ता जरूर उमर खालिद के घर के लोगों से भी होगा, आप कभी शायद उनसे मिलते भी होंगे, उनके वालिद से, उनके घर वालों से। आप उनको कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या वो उमर खालिद के की इस नजरियाती जंग में मजबूती से खड़े हैं, या वो जो एक इमोशनल एक होता है, जो हर एक में होता है, अगर बगैर इमोशन के कोई इंसान है तो वो भी इंसान नहीं है, लेकिन क्या वो उस जंग में अपने बेटे के साथ उसी तरह से खड़े हैं, या उनको कहीं कोई ऐसा पछतावा सा है कि बिलावजह क्या जरूरत है, हमारे बेटे ने ये सब क्यों किया? ऐसा कुछ कभी आपने महसूस किया? नहीं नहीं, देखिए, उनके वालिद साहब जो हैं सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, उनके बारे में मैं एक वाक्य आपको बताता हूँ। ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में मैं था जब उमर खालिद जो थे, उनके ऊपर उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी, या गिरफ्तारी हो गई थी, शायद जेल चले गए थे। तो उनके फादर कार से आ रहे थे और किसी दूसरे गेट से निकल के जा रहे थे, और मैं वहां से पैदल आ रहा था अपने हॉस्टल से खाना खा के। इस बीच में उन्होंने मुझे देखा और वो रुके, और उसके बाद थोड़ी बात हुई तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी उस जमाने में। उन्होंने कहा, अरे आप जैसे जेएनयू के लोग जब उमर खालिद के साथ है तो मुझे घबराने की कोई बात नहीं। तो मैं आपको एकदम सच्चाई के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ। और ये उमर खालिद के वालिद साहब से मेरी मुलाकात कहीं ना कहीं कुछ किसी प्रोग्राम में, मजलिसों में होती है। तो जब वो प्रोग्राम में आते हैं तो वो अपने दर्द को, अपनी परेशानी को चेहरे पे जाहिर होना नहीं देना चाहते हैं। वो एक बड़े पत्रकार भी थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो तर्जुमान भी रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। तो उनकी समझदारी है, उनकी बहुत सारी चीजों से बहुत लोगों को इख्तलाफ भी हो सकता है, वो होना भी चाहिए, लेकिन वो एक संजीदा आदमी जो कहते हैं वो उसमें यकीन रखते हैं। तो उनके वो प्रोग्रामों में जाते हैं, लेकिन मैं एज ए, अगर आप कहेंगे उमर का दोस्त कहिए, या एक मुझे पत्रकार कहिए, या एक मुझे राइटर कहिए, मैं उनके अंदर में एक दर्द देखता हूं। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि उमर खालिद के साथ देने वालों में जो मुसलमान लोग हैं, उससे ज्यादा उनके गैर मुसलमान जो उनके दोस्त हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं। यानी उमर की लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब नजीब के मामले में जब नजीब जेएनयू का तालिब इल्म था, 2016 की 17 की बात है, या 16 या 17 की बात है, जेएनयू का जो सानहा था उसके बाद की बात है, जब नजीब गायब हो गया, अभी तक गायब है। तो उनकी एक रिश्तेदार, उनकी माँ या उनकी एक और कोई रिश्तेदार कोई थी, तो उन्होंने जेएनयू के एड ब्लॉक के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पास तकरीर की थी, और उन्होंने बात कही थी कि नजीब का मामला मुसलमानों का मामला नहीं, जेएनयू के हमारे सारे बच्चे जो हैं वो नजीब के साथ खड़े हुए हैं। और आपको पता है, नजीब की माँ से एक बार जब मैं मिलने गया, वो आई हुई थी इलाज के सिलसिले में भी, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, मैंने इसको एक आर्टिकल में भी लिखा। उन्होंने कहा कि मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह इस ईद के वक्त तक नजीब आ जाए और जेएनयू के तमाम बच्चों को मैं दावत करा दूं। तो मैंने उनसे कहा कि जेएनयू के तमाम बच्चे 8000 आप सोच रही करें, हाँ मैं करा दूंगी, सबको करा दूंगी। तो मैंने पाया है कि भारत देश में जो भी मजलूम तबका है, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मेरे जैसा गरीब आदमी हो, जो कि मैं दलित आदिवासी नहीं हूं, मैं तथाकथित ऊंची जाति से आता हूं, लेकिन मैं अपने आप को गरीब घर में मैं पैदा हुआ। हम जैसे लोग भी जेएनयू जैसे इदारे की वजह से पढ़ पाए हैं, नहीं तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती। हम 150 या 200 या 300 रुपए में हम फीस दे के पढ़ पाए हैं, जेएनयू की वजह से पढ़े हुए हैं। तो ये जो गरीबों को एक उम्मीद की किरण जो जेएनयू दिखती थी, और जो पैसे वालों के आंखों में खटकता था वो बातें कि भाई ये कम पैसे पर पढ़ लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, और फिर हमारी पॉलिसीज को तनकीद करते हैं। और एक महात्मा फूले, एक बहुत ही बड़े 19वीं सदी के बहुत बड़े थिंकर, बहुत बड़े फिलोसफर गुजरे हैं आपको महाराष्ट्र में, उन्होंने एक बात कही है कि मजलूम तबकात के ऊपर जो ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, पहले तो उनको मारा, पीटा, काटा, उनके ऊपर अपनी हुकूमत मसलत कर दी, और उसके बाद इल्म के मामलों में धोखाधड़ी किया,
और अपनी बातें उनके दिमाग में डाल दी। जैसे कहने का मतलब है कि आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हो और आपको लग रहा है मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूं। तो इल्म के क्षेत्र में मिलावट कर दी जाती है। कुरान के अंदर में है जिक्र कि आप रद्दो बदल कर देते हो। तो होता क्या है कि गलत बातों को बनाए रखो ताकि गलत निजाम बना रहे। जेनी उन गलत बातों पर सवाल उठाता था और उमर को मैं देख रहा हूं, उमर प्रोटेस्ट में जाता था। और एक और बात है, आपको लगता हो कि उमर खालिद मुसलमान है तो किसी मुस्लिम टॉपिक पे उसने पीएचडी की होगी। अरे भाई गलत सोच रहे हो भाई। उमर ने किसी मुसलमानों के ऊपर पीएचडी नहीं की है। मैंने मुसलमान के ऊपर पीएचडी किया है, मैं मुसलमान नहीं हूं। उमर ने आदिवासियों के ऊपर पीएचडी की। और आदिवासी कौन है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती का शिकार अगर कोई है, सबसे ज्यादा कोई पसमानदा है, सबसे ज्यादा जो पिछड़ा है वो आदिवासी है। और बहुत सारे मामलों में मुसलमानों से भी उनकी हालत खराब है। और इस देश के सबसे पुराने निवासी भी हैं, बाशिंदे भी हैं। जो लोग कहते हैं कि ये मुसलमान बाहर से आ गए, कहने वाले जो लोग हैं उनके हजारों साल पहले से आदिवासी इस देश में रह रहे हैं और आदिवासी कहीं है भी नहीं है। आप आदिवासियों की जमीन लूट लेते हो, आदिवासियों के जल और जंगल जमीन काट लेते हो, उनके इलाके में जमीन को आप हड़प लेते हो और उसके बाद उनको मजबूर कर देते हो कि शहर में आके वो कूली का काम करें, उनकी औरतें आके बर्तन मांजे। और आप जो है आदिवासी को कहते हो कि ये लोग गैर मुहज्जब हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। मैं बता रहा हूं आदिवासी समाज के अंदर में जितनी बराबरी के स्पिरिट और जज्बा पाया जाता है दुनिया के किसी भी कम्युनिटीज के अंदर में नहीं पाया जाता। ना वो हिंदुओं में पाया जाता है, ना मुस्लिम समाज में पाया जाता है। कुरान की तालीमात अलग है, लेकिन जिस तरह से प्रैक्टिकली लोग आप जिस तरह से मुस्लिम समाज या हिंदू समाज जिस तरह से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन अगर आप आदिवासियों के बीच में जाएंगे तो अगर उनके पास बैगन होगा, उनके पास कद्दू निकलेगा, अमरूद निकलेगा तो सबको बांट देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमको उसको बेच देना है, हमको अपने बाग के अंदर में बाउंड्री लगा लेनी है, हमको किसी को एक फल खाने नहीं देना है। जो कुरान की तालीमात है कि तुम्हारी नमाज और रोजे और तुम्हारे इबादत को कबूल नहीं किया जाएगा अगर तुमने गरीबों, मिस्किनों और तुमने अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को उनका तुमने साथ नहीं दिया, उनको कभी खाना नहीं खिलाया, उनके दुख सुख में तुम बराबर के साथी नहीं रहे। और वो पड़ोसी हिंदू भी हो सकता है और मुसलमान भी हो सकता है। तो आदिवासियों के ऊपर उसकी पीएचडी है और वो आदिवासी मसाइल को लेकर बहुत ही ज्यादा संजीदा था, बहुत ही ज्यादा संजीदा था। और खासकर आदिवासियों की जो सूरत हाल जो बिगड़ी हुई है वो अंग्रेजों के आने के बाद, खासकर जो सनतकारी हुई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहां से सामानों को लूट लूट के जब बेचने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आज तक रुका नहीं है, आज तक रुका नहीं है। हमारी आज आजाद सरकार है लेकिन ये जुल्म और ज्यादती का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। तो ये मैं कहना ये चाहता हूं कि जो भी बात कही जाती है, उमर खालिद मुसलमान, भाई मुसलमान घर में पैदा हुआ, उसका नाम मुसलमान है, लेकिन वो हर चीजों को मुसलमान के जाविये से नहीं देखता था। अगर देखता तो वो आदिवासी के ऊपर पीएचडी नहीं करता, वो लेफ्ट की बात नहीं करता, वो समाजवाद की बात नहीं करता, वो अम्बेडकर जी की बात नहीं करता है। वो तो किसी मुस्लिम लीडरों को मैं कोट करते हुए भी नहीं देखता हूं। वो कोट किसको करता है? वो आपको भगत सिंह को कोट करता है, वो कार्ल मार्क्स को कोट करता है, वो अशफाक को आपको कोट कर रहा है। जो देश में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले जो मुजाहिदे आजादी हैं उनको कोट करता है, उनकी बातों का हवाला देता है। उमर के बारे में कहा गया कि ये पाकिस्तान गया है, उसके फादर एक दिन मिले और हंस के कह रहे थे इसका पासपोर्ट ही नहीं है तो कहां से पाकिस्तान चला जाएगा। देखते रहिए, क्या मीडिया की गैर जिम्मेदारी है भाई, कुछ भी बोल दोगे। उसके बाद कहा गया कि जेएनयू के अंदर में नारा दिया गया कि ये टुकड़े होंगे और पता चला कि वो सारी फेक वीडियो थी और जो लोग नारा भी लगा रहे थे तो किसी नारा में बाहरी लोग आए हुए थे। बहुत सारी थियरी है, पुलिस साबित नहीं कर पाई आज तक। सुन लीजिए, अगर पुलिस इतनी ही उसके पास सबूत है तो भाई सबूत क्यों नहीं पेश करते हो? सबूत नहीं है, इल्जामात लगाने में आप इल्जाम लगाते वक्त आप पहाड़ खड़ा कर देते हो और सबूत देते वक्त आपके पास एक कहते हैं ना एक राई बराबर भी सबूत नहीं है। और आपको मैं बता रहा हूं कोर्ट ने दिल्ली फसादात के मामले में कितनी बार पुलिस की सरजनिश की है कि आप काम नहीं कर रहे हो,
आप प्रोफेशनल नहीं हो, क्या क्या तुम्हारी बातों के अंदर में कंट्राडिक्शन है, ये बातें तो मीडिया में नहीं आती हैं। ये भी बातें नहीं आ रही है कि उसके जो चार्जशीट बनी हुई है, जो इल्जामात लगाए गए उसमें कितना कंट्राडिक्शन। अब एक कंट्राडिक्शन की एक और बात बताना चाहता हूं। उमर खालिद की एक तकरीर थी अमरावती में, जिसके ऊपर बड़ा बवाल मचा इसमें गोदी मीडिया में, और पुलिस ने जब उनके ऊपर केस, जब मुकदमा जब किया दर्ज, तो उसमें क्या हुआ कि उसका एक वीडियो फुटेज भी लगाया गया। अब आपको पता है हकीकत क्या है? पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की और जिस फुटेज का उसने इस्तेमाल किया, वो फुटेज एक बहुत ही नफरती चैनल है वहां से लिया गया है। फिर उस नफरती चैनल से पूछा गया कि भाई तुम्हारे पास फुटेज कहां से आ गई? तो उसने कहा कि जो रूलिंग क्लास की एक आईटी सेल है उन्होंने वहां से लिया। तो आप जरा देखिए, पुलिस, रूलिंग पार्टी की आईटी सेल और नफरती मीडिया एक तरह से काम कर रहा है। ये कौन सा प्रोफेशनलिज्म है भाई? ये किस तरह का इंसाफ है कि रूलिंग पार्टी का आईटी सेल एक वीडियो को बाहर करता है, उस वीडियो को नफरती मीडिया दिखाता है, और शाम को वही क्लिपिंग लेके आप उसके खिलाफ केस भी आप दर्ज कर देते हो। कुछ लोग ये कहता है कि दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड उमर खालिद है और अमेरिकी सदर आ रहे थे, उससे पहले उसने प्लानिंग की। अरे भाई, अमेरिकी सदर आने के बारे जब वो आए और उसका जब ऐलान हुआ, उससे पहले बताया जा रहा था कि उमर खालिद ने प्लानिंग कर ली थी और उसने मीटिंग की थी मामले को बिगाड़ने के लिए। तो जरा सोचिए, अगर सरकार खुद ऐलान कर रही है कि अमेरिकी सदर मान लीजिए 11 तारीख को आ रहे हैं, तो कोई कैसे प्लान 8 तारीख को कर सकता है उनकी मीटिंग में आपको क्या रखना अंदाजी करने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए? ये बातें गलत है कि नहीं गलत है? मैं कह रहा हूं, अगर 15 तारीख को कोई बात होने वाली है या 11 तारीख को होने वाली है और उसका ऐलान पुलिस, इसका ऐलान हुकूमत कर रही है, कोई ऐसी मामूली बात नहीं है, बहुत हाई लेवल पे इसको डिस्क्लोज किया जाता है, आप और हम नहीं जान सकते हैं। जब मीडिया में ये बातें 11 तारीख को जाहिर हो रही है, 15 तारीख को जाहिर हुई, तो कोई बैक डेट में उस मीटिंग को और उनके दौरे को खराब करने के लिए कैसे कोई मीटिंग कर सकता है? आप देखिए। तो मतलब ये है कि आपको बलि का बकरा चाहिए। क्या बोलते हैं? बलि का बकरा, अंग्रेजी में कहते हैं एस्केप बोट, पकड़ लो। एक और बात देखिए, कहना नहीं चाहिए, हम हिंदू मुसलमान के जाविये से चीजों को नहीं देखते हैं। दिल्ली दंगे में सबसे ज्यादा मरने वाले लोग कौन है आपको पता है? और जब एफआईआर दर्ज हो रही है, तो जो मरा हुआ लोग हैं उसी कम्युनिटीज के लोग भी क्रिमिनल भी बना दिए जाते हैं। ये कैसे है? क्रिमिनल अगर होता तो उसकी कम्युनिटीज के लोग कैसे मर जाते हैं? जरा सोचिए आप मुझे। तो इसके अंदर में आपको बायस नहीं दिख रहा है? इसके अंदर में बायस नहीं है। और जो लोग सरेआम कहते गोली मारो, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कुछ दिन पहले, अप्रैल के महीने में, कि गोली मारने वाला जो बयान है वो कोई दवाई नहीं थी, दवाई नहीं दे रहे थे, वो कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। उनके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो मुझे जहां तक लग रहा है, सिंपल सी बात है, ये एक पॉलिटिकल डिजाइन है उमर को बदनाम करने के लिए। और फिर मैं कह रहा हूं, उमर का ही मामला अकेला नहीं है। इस देश में जेलों में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम अपनी आबादी से बहुत ज्यादा जेलों में कैद है। और जब बात आती है नौकरी की, जब बात आती है सिविल सर्विसेज की, अदालत की, मीडिया की, कारोबार की, तो वो सबसे पीछे हो जाता है। देखिए, जब जेल जाने की बारी है तो भर भर के मुसलमान जेल में जा रहा है, दलित जा रहा है, पिछड़ा जा रहा है। और जब यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा है, जब मीडिया की बात हो रही है, जब कौन किसका कारोबार ज्यादा चल रहा है, तो उसमें पता चला ये लोग कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये नाइंसाफी नहीं है? सचर कमेटी ने भी ये बात कही थी कि मुस्लिम इलाकों में अगर आप जब देखेंगे, बैंक कम दिखते हैं, स्कूल कम दिखते हैं, लेकिन पुलिस के थाने और उनकी चौकियां ज्यादा दिखती है। तो आप बताइए, ये सारी बातें अगर मैं ना करूं तो क्या मैं अपनी जमीर की आवाज को नहीं दबा रहा हूं? आज उमर खालिद जेल में है, तो अगर उसके साथ अगर आप और हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे, तो कल हम और आपके साथ अगर बुरा होगा तो कौन खड़ा होगा? इंसाफ का तकाजा है कि हमें जो भी व्यक्ति जो पीड़ित है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इसमें धर्म का कोई लेना ही देना नहीं है। अगर काजमी साहब, अगर मैं जेल गया होता
तो आज उमर खालिद आपसे बात कर रहे होते। ये बिल्कुल। हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं। और मैं उनके घर वालों को मैं कहता हूं कि उनको कितना सब्र उनको भगवान ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने उनको अता किया है कि उन लोगों ने कभी भी हिंदू मुसलमान के जाविये से, जिसका बेटा जेल में गया हुआ है, उन्होंने कभी इसको हिंदू मुसलमान के जाविये से नहीं देखा। और उमर खालिद के लिए बोलने वाले मजलिसों में, उनकी रैलियों में आप जाइए, जितने लोग, चाहे पत्रकार हों, चाहे एक्टिविस्ट हों, चाहे मंच पर बैठे हुए लोग हैं, मुसलमान से कहीं ज्यादा लोग गैर मुस्लिम वहां पे मौजूद रहते हैं। इसलिए मेरी आज की बहुत सारी बातें हैं, मैंने उमर को, मेरे बहुत सारी चीजें मैंने उनको देखा है, उनको पढ़ते लिखते कहा हो, लेकिन मैं गवाही दे रहा हूं, अपनी जमीर की आवाज बोल रहा हूं, मैं एक लफ्ज भी आज झूठ नहीं बोल रहा हूं कि उमर खालिद की जगह जेलों में नहीं है, बल्कि उसकी जगह यूनिवर्सिटी में है, उसकी जगह देश में घूम घूम के बेदारी पैदा करने की है, उसकी जगह किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, उसकी जगह किसी आवामी तहरीक में है। ऐसे नौजवान को, जो कि मुल्क का सरमाया है, जो मुल्क के लिए फक्र की बात है, इतना ब्रिलियंट छात्र को, तालिबे इल्म को जेल में बंद करके सरकार जो कहती है कि हम बहुत राष्ट्रभक्त हैं, हम बहुत इस देश की तरक्की चाहते हैं, वो देश को पीछे ले जा रहे हैं। अब भी मैं हुक्मरानों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि अभी भी जाती मफाद के लिए, वोट की खातिर एक नौजवान को तबाह मत कीजिए, और जेल में जो बंद हैं उन लोगों को रिहा कीजिए, क्योंकि गरीब लोगों के जो आंसू जो हैं, जब वो गिरेंगे तो अंगारे बनेंगे और उसमें आप लोग तबाह हो जाएंगे। और ये मामला जो है, उमर खालिद को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, क्योंकि उमर को चाहने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं है, उनके चाहने वाले दलित हैं, पिछड़े हैं, सब हैं। और उमर के साथ खड़ा होने के लिए मैं खड़ा हूं, इसलिए आप खड़े हैं, सब खड़े हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान की ब्यूटी है। पार्टीशन हुए, लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए, कितने दंगे कराए गए, लेकिन आज भी ईद जो है वो हिंदू के बगैर अधूरा है, और होली जो है वो मुसलमान के बगैर अधूरा है। इसलिए हम लोगों को हिंदुस्तान की जो असली रवायत है उसे मजबूत करने की जरूरत है। और पुलिस महकमा को भी समझना चाहिए कि आपका काम सही तरीके से जांच करने की है। आप आईन की कस्में लीजिए, आप सियासी जो लीडरान है, अगर आप प्रेशर डालते हैं, आप रिफ्यूज कीजिए, आप अपनी जमीर की आवाज सुनिए। अदालत में भी बैठे हुए जो जज साहिबान हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी उमर के मामले में इंसाफ दें, और जुल्म और जाति का जो एक खेल चल रहा है उस पर कदगन लगाएं। और मैं उम्मीद करता हूं, दुआ कर रहा हूं कि मेरा भाई उमर जल्दी रिहा हो, और जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, वो सारे बेगुनाह लोग, जो लोग मासूम लोग हैं, वो रिहा हों, और इंसाफ जो है सबको मिले। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार जी, आपने जो बात कही वो बहुत अहम है कि ये मामला सिर्फ हिंदू और मुसलमान वाला नहीं है। असल में मैं तो अक्सर अपने दर्शकों से कहता हूं कि देखिए, हिंदू मुसलमान या किसी मजहब का नाम ना लेकर के अगर ये कहा जाए कि दुनिया में सिर्फ दो ही कौमें हैं, जालिम और मजलूम। मजलूम जो है वो हमदर्दी का हिस्सेदार है, हकदार है, उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी मजहब या फिरके या किसी भी मुल्क का हो। हमारी इंसानी जिम्मेदारी ये है कि हम हर मजलूम के साथ खड़े हों, और इसी उसूल की बुनियाद पर आज अभय कुमार जी उमर खालिद के लिए बोल रहे हैं। ये वही इंसानी जज्बा है जिसके तहत मैं समझता हूं इसी के जरिए हमारा मुल्क और समाज आगे बढ़ सकता है। जो लोग भी इसे बांटने की कोशिश करते हैं, अब बताइए, उमर खालिद पर निशाना, लेकिन असल निशाना जेएनयू पर और मुसलमानों पर। इस तरह से जब हुकूमतें और खुफिया एजेंसियां और पुलिस काम करेगी तो इससे देश का भला नहीं होने वाला। फिर से गौर करें, समझें कि मुल्क को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं तो उसको सीधा कर लें, क्योंकि जो इख्तदार में है, जो हुकूमत में है, वो ये कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आम आदमी फिर आम आदमी है, और आम आदमी ने ही उनको हुकूमत में बिठाया है, इंसाफ के लिए बिठाया है, ना कि नाइंसाफी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार जी, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमें देखते हैं। आप इसके बारे में
हमारा जो ये इंटरव्यू हुआ इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए, ताकि हम आपकी राय को भी आइंदा किसी प्रोग्राम में शामिल कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।